नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 11वां बड़ा हमला, सेना के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत 4 सैन्य कर्मियों ने मंगलवार तड़के दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में थारी गोटे उड़ारबागी में तलाशी अभियान शुरू किया था। यह हमला 78 दिनों में 11वां बड़े हमलों में से एक है। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर सैनिकों ने चुनौतीपूर्ण इलाके और घने जंगल के बावजूद उनका पीछा किया, जिसके बाद रात 9 बजे के आसपास जंगल में एक और गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने कहा कि मुठभेड़ में 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और अधिकारी सहित उनमें से 4 ने बाद में दम तोड़ दिया। सेना ने एक बयान में कहा कि विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर डोडा के उत्तर में जनरल क्षेत्र में भारतीय सेना और जेकेपी का एक संयुक्त अभियान जारी था। रात लगभग 9 बजे आतंकवादियों से आमना सामना हुआ, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई। एहतियात के तौर पर जम्मू को अखनूर, राजौरी, पुंछ और अन्य इलाकों से जोड़ने वाला चिनाब नदी पर बना स्टील ब्रिज लगातार चौथे दिन भी बंद है। एक अलग घटना में जानीपुर में जम्मू उच्च न्यायालय के पार्किंग क्षेत्र में एक जंग लगा ग्रेनेड पाया गया। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई और ग्रेनेड बरामद कर लिया। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट के आधार पर डोडा और रियासी जिलों में संयुक्त तलाशी भी ली। केदारनाथ मंदिर दिल्ली में शंकराचार्य बोले 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो नई दिल्ली में एक और केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का है, और दूसरा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा केदारनाथ से सोने गायब होने के आरोपों को लेकर। उन्होंने आरोप लगाया है कि केदारनाथ में 228 किलो सोने का घोटाला हो गया है। ये सोना गायब हो गया और इसकी जांच नहीं की जा रही है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रीय राजधानी में केदारनाथ बनाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम और स्थानों के साथ उल्लेख किया गया है। जब केदारनाथ का पता हिमालय में है तो वह दिल्ली में कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग हमारे धार्मिक स्थलों में घुस रहे हैं। शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाने के काम में घोटाले के आरोपों को भी उठाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संवाददाताओं से कहा, केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है, वह मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता। वहाँ घोटाला करने के बाद अब केदारनाथ दिल्ली में बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। बता दें कि केदारनाथ मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी ने पिछले साल केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के काम में 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सोने की परत चढ़ाने के लिए पीतल का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर समिति ने इस आरोप को नकार दिया था। बहरहाल अब शंकराचार्य ने कहा, केदारनाथ से 228 किलोग्राम सोना गायब है, कोई जाँच शुरू नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या, घर पर छत विक्षत हालत में मिली लाश। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल स्थित उनके आवास पर मंगलवार सुबह छत विक्षत हालत में उनकी लाश मिली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से वार करके हत्या की है। घर पर सारे सामान बिखरे पड़े हैं। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। एसडीओपीओ मनीष चंद्र चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पिता की हत्या की जानकारी दूसरों से मिली। वह मुंबई स्थित अपने कार्यस्थल पर थे, जहां उन्हें कॉल पर इसकी सूचना दी गई। घटना से आहत मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। वीआईपी के वरीय नेता ज्योति ने बताया कि कुछ देर पहले हम लोगों को जानकारी मिली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो गया। हमारे नेता मुकेश सहनी काफ़ी आहत हैं। वह मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। दरभंगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी सहित बिरौल थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है। मृतक जीतन सहनी अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान चोरी की नियत से घर में घुसे अपराधियों ने विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के 2 भाई हैं और एक बहन है। मुकेश सहनी और उनके भाई संतोष सहनी बाहर रहते हैं। उनकी बहन की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल मुंबई में रहती है। घटना के वक्त घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अकेले ही थे। इधर वारदात के बाद हत्या पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि हत्या किसी की भी हो, यह एक जघन्य अपराध है।
72 घंटों के अंदर इसका खुलासा होगा। सभ्य समाज में आज अपराध को रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने ही सक्षम हो जाए। इसका एक उदाहरण अमेरिका है, जहां ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है और इसे गंभीरता लेते हुए इसका खुलासा कर लिया जाएगा। ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला। लोगों को ठगकर भागने के लिए घर में बनाई थी सुरंग। अब तक जेलों में सुरंग बनाकर भागने की घटनाएं तो बहुत सुनने को मिली है, लेकिन घर में सुरंग बनाकर लोगों को ठगकर भागने की शायद यह पहली घटना होगी। बंगाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक नकली सोना को असली बताकर बेचने वाले ने अपने घर में सुरंग बना लिया और लोगों को ठग कर वह उस सुरंग से फरार हो जाता था। पुलिस के मुताबिक घटना दक्षिण 24 परगना के कुलतली थाना क्षेत्र के जलबेरिया 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में धोखाधड़ी के आरोपी सद्दाम लश्कर नामक व्यक्ति के घर पर सोमवार सुबह पुलिस तलाशी अभियान चलाने पहुंची। कथित तौर पर वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस कर्मियों पर फायरिंग के भी आरोप लगे हैं। घटना में 2 सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सद्दाम पर नकली सोने को असली सोना बताकर बेचने का आरोप है और इसी सिलसिले में पुलिस तलाशी अभियान चलाने पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक है सद्दाम की पत्नी रोबया सरदार और दूसरे का नाम मसूदा सरदार है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह इस घटना के बाद इलाके में और अधिक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इलाके में सद्दाम की तलाश शुरू हुई। उसी दौरान उसके घर में एक सुरंग मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरंग सद्दाम के बेडरूम में है और यह बाहर एक नहर से जुड़ा हुआ है। जांचकर्ताओं का मानना है कि सद्दाम इसी सुरंग के जरिए भाग कर निकल जाता था। जांचकर्ताओं के मुताबिक सद्दाम पर सोने का भगवान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप था। जानकारी के मुताबिक जो कोई उससे सोना खरीदने जाता था उसका सब कुछ लूट लिया जाता था। इसके बाद वह काफ़ी समय तक क्षेत्र से बाहर रहता था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुख्ता जानकारी एकत्रित करने के बाद वे कोइटरहाट में तलाशी अभियान पर गए थे, तभी उन पर हमला हुआ। तेजस्वी यादव ने जीतन सहनी की हत्या पर कहा, बिहार में जंगल राज, जदयू ने कर दिया उल्टा। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए यहां जंगल राज होने की बात प्रचारित की थी। अब विपक्ष में लालू राबड़ी के बेटे तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने पूर्व मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में असल जंगल राज अब होने की बात कही है। बड़ी बात यह भी है कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भाजपा ने तो अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही, लेकिन जदयू ने तेजस्वी यादव के साथ यह भी पूछ लिया कि अगर वह अपराधी के बारे में जानते हैं तो पुलिस और सरकार की मदद के लिए आगे आएं। तेजस्वी यादव लगातार पिछले 2 महीने से जितनी हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक वारदात हो रही हैं, उनकी सूची जारी कर बिहार में जंगल राज की बात कर रहे थे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद अब यह मांग और बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पूर्व मंत्री का पिता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या की गई है वह दुखद और पीड़ाजनक है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम साध्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के जंगल राज कहने पर नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम तो पुलिस पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव से अनुरोध करते हैं कि आपका भी कार्यकर्ता है, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को तमाम जानकारी उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। राहुल को हिंसा से जोड़ने पर कांग्रेस बोली, बीजेपी की घटिया राजनीति। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर पलटवार किया है। इसने कहा कि जब नेताओं की सुरक्षा की बात आती है तो घटिया राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा उन्होंने रहस्यमय तरीके से उनकी एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली। पवन खेड़ा ने कहा नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा जी को दक्षिणपंथी आतंकवादियों के हाथों खो दिया। हमने आतंकवादियों के हाथों 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। हमने भाजपा सरकार की निगरानी में वामपंथी आतंकवादियों के हाथों अपना पूरा छत्तीसगढ़ नेतृत्व खो दिया। कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को उकसाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद रविवार को विपक्ष के नेता पर निशाना साधा था। मालवीय ने कहा तीसरी बार विफल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को उकसाया है और उसे सही ठहराया है, जिनसे वे कई बार चुनाव हार चुके हैं। भारत यह कैसे भूल सकता है कि पंजाब पुलिस ने, जो उस समय कांग्रेस के अधीन थी, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया और जब उनके काफिले को फ्लाईओवर में फंसा दिया गया था।
बर्बरता की हदें पार, युवती की अगवा कर हत्या, सिर के पिछले हिस्से में गहरे घाव, काट डाली हाथों की उंगलियां। बरेली के हाफिजगंज थाना इलाके में एक युवती की सिर में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। उसके बाएं हाथ की उंगलियां भी कटी हुई है। सोमवार सुबह उसका शव सड़क के किनारे भरे पानी में उतरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंच गए। हाफिजगंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस को शव उठाने नहीं दिया गया। फुफेरी बहन ने किराना व्यापारी व उसकी पत्नी पर कार से अगवा कर हत्या का आरोप लगाया। एसपी उत्तरी के समझाने पर परिजन शांत हुए। तब जाकर 3 घंटे बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवाबगंज के गांव सरदार नगर निवासी लक्ष्मी 22 वर्ष पुत्री धर्मपाल अपनी फुफेरी बहन सपना के साथ रविवार शाम स्कूटी से बरेली के मॉल में शॉपिंग करने गई थी। रात 7 बजे दोनों स्कूटी से घर आ रही थी। सपना के मुताबिक हाफिजगंज क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर उनका स्कूटी के पास एक कार रुकी। कार में नवाबगंज के किराना व्यापारी मोनू गुप्ता व उसकी पत्नी बैठे थे। उन्होंने स्कूटी से लक्ष्मी को उतारकर अपनी कार में बैठा लिया। लक्ष्मी ने सपना से कहा कि कुछ देर रुको, अभी आती हूँ, कहकर वह चली गई। जब काफी देर तक लक्ष्मी वापस नहीं आई तब सपना ने उसके परिवार वालों को सूचना दी। भाई अरुण व सपा समेत परिवार वाले थाना हाफिजगंज पहुँच गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट मोनू गुप्ता व उसकी पत्नी के खिलाफ दर्ज कर ली, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि वह पुलिस के लक्ष्मी के अपहरण की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। सोमवार सुबह 7 बजे राहगीरों ने फैजुल्लापुर मार्ग किनारे गड्ढे में भरे पानी में युवती का शव देखकर पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस ने शव निकालकर पहचान कराई तो पता लगा कि शव लक्ष्मी का है। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने मोनू गुप्ता व उसकी पत्नी पर अपहरण व हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पर शिकायत को हल्के में लेने का भी आरोप लगाया गया है। शरद पवार से छगन भुजबल मिलने पहुंचे, क्या राजनीतिक वजह थी? महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को मुंबई में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे महाराष्ट्र के सत्ता गलियारों में हलचल मच गई। इस मुलाकात के बाद भुजबल ने कहा, आरक्षण को लेकर मराठों और ओबीसी के बीच बढ़ती दुश्मनी के बाद महाराष्ट्र में स्थिति खराब होती जा रही है। तेज ध्रुवीकरण महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के सामाजिक ताने बाने के लिए हानिकारक है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को आगे आना चाहिए और शांति बहाल करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मराठा बनाम ओबीसी विवाद राज्य को अस्थिर कर देगा। यह महाराष्ट्र के हित में खतरनाक है। हालांकि इन्हीं भुजबल ने एक दिन पहले भुजबल ने पवार के गृह क्षेत्र बारामती में एक रैली में उन पर निशाना भी साधा था। भुजबल ने रैली में अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार पर आरोप लगाया था कि शाम 5 बजे बारामती से एक फोन कॉल के बाद विपक्ष नेता सर्वदलीय बैठक से दूर रहे। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को बैठक में आना चाहिए था और हमें अपना इनपुट देना चाहिए था। भुजबल ने कहा, बैठक का बहिष्कार करने और फिर सलाह देने से कोई फायदा नहीं होता है। भुजबल एक दिन पहले शरद पवार के खिलाफ इतना तीखा बोल रहे हैं और एक दिन बाद उनसे खुद जाकर मिल रहे हैं। इसी घटनाक्रम ने राजनीतिक विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर किया। कहा जा रहा है कि सोमवार की बैठक भुजबल की तरफ से डैमेज कंट्रोल का एक कदम था। जैसे ही भुजबल को एहसास हुआ उन्हें इतना ज़्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए था। इससे एनसीपी अजित पवार की पार्टी में भी कई लोग नाराज हो गए। इस मुलाकात का एक और विश्लेषण भी है। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक रूप से चतुर माने जाने वाले भुजबल ने पवार से हस्तक्षेप करने के लिए कहकर 2 मकसद हासिल करने की कोशिश की। एक, उन्होंने संकेत देने की कोशिश की है कि मराठा ओबीसी मामले में विपक्ष की तरह सरकार भी चिंतित है। दूसरा, उन्होंने बहुत महीन संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो राज्य के प्रमुख मराठा चेहरों में से एक हैं, समस्या को हल करने में विफल रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण से बीपीएससी ने बदला फार्मूला, पेपर लीक रोकने का निकाला रास्ता। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 को लेकर नया तरीका अपनाने जा रहा है। यह तकनीक सफल रही तो बाकी परीक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जाएगा। बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 पेपर लीक के बाद रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद अब परीक्षा की नई तारीख करीब आने पर आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि इस नई तरीके के बाद पेपर लीक करने की चाहत रखने वाले परेशान हो जाएंगे। वह जहां से पेपर लीक करेंगे, आयोग को उसका तुरंत पता चल जाएगा। पेपर लीक करने वाले चैनल को तुरंत चिन्हित कर लिया जाएगा। पेपर लीक हुआ भी तो उसका विस्तार उसी जिले तक होगा, दूसरे जिले पर असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए नवादा में अगर पेपर लीक होगा तो पूरे राज्य के सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए हर जिले के हिसाब से प्रश्न पत्र सेट किए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने तय किया है कि आगामी परीक्षा स्वच्छ और कदाचार रूप से हो। इसके लिए कई तैयारियां की गई हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट रहेंगे। इन प्रश्नों के सेटों को अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया जाएगा। इस बार प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं की जाएगी। बीपीएससी ने तय किया है कि इस बार परीक्षा प्रश्न पत्र के सेट की कोडिंग कलर से की जाएगी। किस कलर का सेट किस जिले में उपयोग किया जाना है, इसकी सूचना जिलाधिकारियों को परीक्षा से 3 घंटा पहले दी जाएगी। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे होंगे। इसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे।
प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक की कोई संभावना न रहे, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, आयोग ने इसका भी ध्यान रखा है। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए हर केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्र पर पूरी तरह सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। कंट्रोल रूम से इसकी लाइव इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर भी जैमर लगा रहेगा। ट्रंप को जिस सीनेटर ने हिटलर कहा था, उसी को बनाया अपना रनिंग मेट। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की पहली रात के दौरान विजय मुद्रा में प्रवेश किया। उन पर जानलेवा हमले के 2 दिन बाद पार्टी के समर्थकों ने ट्रंप का जोरदार स्वागत किया। ट्रंप मिल्वॉकी शहर के फिशर फोरम में कान पर मोटी पट्टी बांधकर सामने आए। भीड़ ने लड़ो लड़ो के नारे लगाए और अपनी मुट्ठियां लहराई। यह वो अंदाज था जो ट्रंप में कान में गोली लगने के बाद लोगों के सामने दिखाया था। उनकी यह फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। पूर्व राष्ट्रपति ने धन्यवाद कहा और कुछ बच्चों और अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस के साथ एक बॉक्स में बैठ गए। ट्रंप ने वेंस को अपना रनिंग मेट घोषित किया है, यानी अगर ट्रंप के साथ कुछ होता है या वो बीमार पड़ते हैं तो उनके रनिंग मेट को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये वही वेंस है जो 8 साल पहले 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के कटु आलोचक थे। सार्वजनिक रूप से उन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को उस समय बेवकूफ़ कहा था। वेंस ने ट्रंप की तुलना एडोल्फ हिटलर से की थी, लेकिन सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस को अपने संभावित साथी के रूप में चुना। ओहायो के मूल निवासी वेंस अब ट्रंप के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक बन गए हैं। वो ऐसे समय में ट्रंप के साथ खड़े हैं जब अन्य हाई प्रोफाइल रिपब्लिकन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने इसी का बदला चुकाया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। ट्रंप गुरुवार 18 जुलाई को प्राइम टाइम भाषण में औपचारिक रूप से पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाले हैं। 5 नवंबर के चुनाव में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनका मुकाबला होगा। सोमवार का कार्यक्रम 48 घंटे से भी कम समय में शुरू हुआ जब एक बंदूकधारी ने पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की रैली में गोलीबारी की। इस हमले में ट्रंप के कान पर गोली लगी थी। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।